नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। एक परिवार की खुशियों के लिए पैसा बहुत जरूरी है, जो बढ़ता है सही फाइनेंशियल प्लानिंग से। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं एक परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है और आपको अपने पैसे कहां इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर वो आपके काम आ सके। इसमें मेरा साथ देंगे फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के CEO सुमित वैद्य। सुमित, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुमित, हम जानते हैं एक परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या अहमियत होती है और ऐसे में अगर इसको सही दिशा नहीं दी गई तो काफ़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं न्यूली वेड या नए दंपति की फाइनेंशियल प्लानिंग से। आप ये बताइए कि हाल फिलहाल या 2-4 साल पहले अगर किसी की शादी हुई हो तो उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, और खासतौर से अगर हम कंसर्न्स की बात करें तो क्या क्या कंसर्न्स होते हैं उनके? कविता, धन्यवाद इस शो पे लाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग एक परिवार के लिए, स्पेशली नई दंपति। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी किसी भी शादी के लिए एक बेडरॉक होता है, एक अच्छा फाउंडेशन होता है जिससे आपकी शादी खुशनुमा बड़े लंबे टाइम के लिए रह सकती है, और वर्ड है फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी का। एग्जाम्पल के लिए आपको बताएंगे कि मानिए आपकी शादी हुई, हस्बैंड को सेविंग की आदत है, वाइफ को स्पेंडिंग की आदत है, जो कि यूजुअली देखा गया है। अगर आप इसको फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए एक जहन से ठीक नहीं करेंगे या एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कराएंगे तो फ्राइडे सैटरडे तो आपका गया बर्बाद। बिकॉज हर वीकेंड पे आपकी इसी बात पे लड़ाई होगी कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हो। सो पहली चीज़ ये है कि आपकी नई नई शादी हुई है तो आप बैठिए, एक अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए जिसमें आप ये पूरे आर्टिकुलेट करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी है क्या, कहाँ पे हैं आप, किधर जाना चाहते हैं, क्या रोड मैप है, किस तरह का फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपका, किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं। कई बार ये देखा गया है शादी में एग्जिस्टिंग लोन होते हैं। एक लड़की शादी होके आती है और हस्बैंड कहता है कि नाउ मेरे तो पहले का लोन चल रहा है और आपको मेरे साथ इसको वापस करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा है ये चीज़, इसको प्लान करना। मेरा मानना ये है कि फाइनेंशियल प्लान एक अच्छी लंबी शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहला काम कीजिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कीजिए। आपने फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी की यहाँ बात की, तो कैसे इस कंपैटिबिलिटी को बैठाया जाए ताकि आपकी प्लानिंग अच्छी हो सके? वो किस तरह से करनी चाहिए, उसका क्या रास्ता है? जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के, वो आपकी पूरी जो इनकम है उसको स्टडी करेगा आपके साथ बैठ के, आपके एक्सपेंसेस को स्टडी करेगा। नई शादी में जरूरी ये देखा गया है कि इंप्रेस करने के लिए एक दूसरे को, खासकर नई शादी में आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट है वो बढ़ जाती है। बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनकम है, आपको लगता है कि मेरी एस्पिरेशन है, नई नई चीज़ें मुझे करनी चाहिए, तो यूजुअल जो आपका एक्सपेंस होता है उसको बढ़ा के आप ज़्यादा करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, फॉर एग्जांपल कपड़े नए ज़्यादा खरीदे जाते हैं, फॉर एग्जांपल पार्टीज ज़्यादा होती हैं। इन सब चीज़ों से आपका एक्सपेंस बढ़ता है। अगर हम सेविंग का एक बेसिक फंडामेंटल समझे कविता, सेविंग का मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम आपके हाथ में है नहीं कि कितना इंक्रीज करना है, एक्सपेंसेस आपके हाथ में है, और शादी होते ही अगर एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो आपकी सेविंग शादी होते ही नीचे चली जाएगी। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपनी सेविंग को आर्टिकुलेट कीजिए, एक्सपेंसेस को आर्टिकुलेट कीजिए, और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग के बाकी जो स्टेप्स हैं उनको प्लान करते हुए आगे बढ़िए। जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि खर्चे बहुत होते हैं न्यूली वेड्स के, नए दंपतियों के, तो ऐसे में उनकी जो प्लानिंग लिस्ट होती है वो भी बहुत लंबी होती है। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो ऐसे में प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो अपनी प्रायोरिटीज, अपनी जरूरतों को और अपने सपनों को किस तरह से एक लेवल में बैठाया जाए, कैसे उनमें तालमेल बैठाया जाए, कैसे करना चाहिए? ये आपने एक बहुत अच्छी टर्म दी है, प्रैक्टिकल सपने। प्रैक्टिकल सपने करने के लिए सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी प्लान रखना पड़ेगा अपना। अब आपकी शादी हो चुकी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक इमरजेंसी प्लान का मतलब है ऐसा एक पैसा जो मैं साइड में रखता हूं, जो खुदा ना खास्ता कल मेरी फैमिली के ऊपर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आए मैं वहां से ड्रॉ आउट कर लूं, वो किसी भी टाइम किसी भी चीज के लिए मैं खर्च ना करूं। यूजुअली 6 महीने का एक्सपेंस इसमें आपको रखना चाहिए, खासकर अगर आपकी शादी नहीं हुई है। इमरजेंसी प्लानिंग होने के बाद अपनी आप रिस्क प्लानिंग कीजिए, लाइफ इंश्योरेंस देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस देखिए, आपके क्रिटिकल इलनेस देखिए। यूजुअली हम देखते हैं लोग शादी कर लेते हैं मगर इनको ये सब चीजें इंपॉर्टेंट समझ नहीं आती है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पार्टी बाद में भी होती रहेगी बट हेल्थ इंश्योरेंस आपको पहले चाहिए। ये 2 चीजें आपने करी, उसके बाद अपने गोल्स, एस्पिरेशन बाकी धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। इमरजेंसी प्लानिंग एक बहुत फाउंडेशन है एक सुखी दाम्पत्य जीवन को जीने की, बिकॉज आपके कंसर्न्स को हैंडल कर लेता है। इसी तरह से रिस्क प्लानिंग कीजिए, इसी तरह से गोल प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए। आपने कहा कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेनी बहुत जरूरी होती है, तो किससे शुरुआत की जाए? लाइफ इंश्योरेंस को हमेशा खरीदा जाता है। हिंदुस्तान में अमूमन हम बोलते हैं आई एम इन्वेस्टिंग इन लाइफ इंश्योरेंस, गलत इंग्लिश है।
आप लाइफ इंश्योरेंस को खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को खरीदते वक्त एडिक्वेट कवर होना बहुत जरूरी है कि कल अगर अर्निंग मेंबर किसी कारणवश ना रहे तो उनके पीछे जो उनकी धर्मपत्नी है और आने वाले टाइम पे उनके बच्चे हैं, उनका जीवन ठीक ठाक तरीका से चलता रहे, उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस का एडिक्वेट अमाउंट होना बहुत जरूरी है, जो कि आप टर्म प्लान से लीजिए। कोई एंडोमेंट बाद में लीजिए, यूलिप बाद में लीजिए, कुछ गलत नहीं है इन प्लान में, बट पहले इंश्योरेंस पूरी कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर बढ़ेंगे। सो लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान, वो भी चीपेस्ट ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट, बहुत अच्छा प्लान है। हर एक नए दंपति को देखना चाहिए कि कितनी इंश्योरेंस है, उसको लेना चाहिए। अब इंश्योरेंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर फर्ज करें कि दोनों ही वर्किंग कपल है एक, ऐसे में उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से डिसाइड करनी चाहिए, किस तरह से बैलेंस आउट करना चाहिए? इंश्योरेंस पॉलिसी तो दोनों के लिए ही लेनी बहुत जरूरी है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें तो उसमें किस लिहाज से उन्हें प्लानिंग करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा आपको एक गोल बनाना पड़ता है। गोल की डेफिनेशन है क्वांटिफाइड ड्रीम्स। आप अपने जब सपनों को क्वांटिफाई कर देते हैं तो वो गोल्स बन जाते हैं। यूजुअली यंग कपल्स या जिनकी शादी नहीं होती है, उनके जो सपने देखे जाते हैं वो एक घर लेने के होते हैं, फैमिली शुरू करने के होते हैं, वेकेशंस पे जाने के होते हैं, कार लेने के होते हैं, इस तरह के सपने हैं। तो मान लीजिए अगर आप घर का सपना बना रहे हैं तो आपको ये आर्टिकुलेट करना है कि कितने समय बाद कैसा घर चाहिए, उसकी डाउन पेमेंट क्या होगी, उसकी डाउन पेमेंट को अक्यूमुलेट करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, और वो मेरी पोटेंशियल है या नहीं है। जितनी मेरे चादर में उतना ही पैर फंसाऊं, नहीं तो मैं उससे ज्यादा अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। इस तरह से आप इसको आर्टिकुलेट कीजिए। एक बार आपका गोल बनता है, उसमें एसेट एलोकेशन लगाइए, कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना गोल्ड में। ये नहीं कि सोना सस्ता हुआ तो सारा पैसा सोना में डाल दें, या इक्विटी मार्केट चल पड़े तो उसमें डाला। आप एक बार एसेट एलोकेशन करें, उसके बाद प्रोडक्ट चूज करें। फॉर एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की इक्विटी में स्कीम्स है, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड, डायनेमिक फंड, फोकस ब्लू चिप फंड, ऐसे फंड्स को चूज कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल्स में लगाइए। फिक्स्ड इनकम फंड है उनका ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक फंड, सारे ऐसे फंड को यूज करते हुए आप लॉन्ग टर्म पे उसको इन्वेस्ट कीजिए। गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रोडक्ट आता है। और अब अगर बात करें फैमिली को आगे बढ़ाने की, बच्चे की प्लानिंग जब करते हैं जो कि इस टाइम बहुत क्रूशियल होती है, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? हम बच्चों की जब भी प्लानिंग करें, बेसिक जो 2 गोल देखे गए हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की शादी का होता है। हमेशा ये देखा गया है कि लोग इसको ठीक से प्लान नहीं करते हैं। आजकल तो प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत कॉस्टली हो गया है। बच्चा खुद अपने आप में एक एक्सपेंस है, किसी और तरह से नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सेंस में बोलना चाहता हूँ कि एक्सपेंस को आपको सोच के रखना है, आपकी जो ड्रीम है उसको सोच के रखना है। सो आप पहले तो अपनी इनकम को देखिए, एक्सपेंसेस को देखिए, उसके बाद प्लान कीजिए कि किस टाइम पे अपना आप बच्चा चाहेंगे और किस तरह का उसका अपकीप, किस तरह से उनकी जो आप सहूलियतें देना चाहते हैं उनको, उसके बारे में ध्यान रखिए और उसके बाद उनके गोल आर्टिकुलेट करिए। एक्चुअली यंग कपल्स के लिए तो मेरा खासकर कि अभी आप उनकी एजुकेशन और शादी के बारे में ना सोचें, आप सिर्फ ये सोचें कि कल या आज से 2 साल बाद जब फैमिली में एक बच्चा आएगा, जो एक्सपेंस आएगा, जो आपकी एस्पिरेशंस है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग हुई है या नहीं हुई है। रिटायरमेंट वो भी इस वक्त, इस समय, इस प्लानिंग के दौरान बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है। तो कैसे किया जाए वो? अगर एक यंग कपल रिटायरमेंट के बारे में कॉन्शियस हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं रिटायरमेंट को डिफाइन करना चाहूँगा। रिटायरमेंट एक वो स्टेज है जब आप पैसे के लिए काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना या काम ही नहीं करना, या सरकारी एज है 57 की या 60 की, उस पर रिटायर होना है। आप 40 साल में भी रिटायर हो सकते हैं। 25 साल की उम्र आपकी, ये 15 साल में अच्छी तरह से काम करूंगा, उसके बाद 40वें साल बाद मैं पृथ्वी थिएटर में जाके ड्रामा करूंगा। जो भी आपकी हजरतें आप कर सकते हैं, बट उसको आप शुरू कीजिए कॉन्शियस होके। मैं ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अमूमन देखा गया है बाकी अपनी एस्पिरेशन, जो इमरजेंसी प्लानिंग, रिस्क प्लानिंग, गोल्स करते करते रिटायरमेंट के पैसे नहीं बचते हैं। अगर आप EPF या PPF कर रहे हैं, उसको रेगुलर रखिए, डिसिप्लिन वे में रखिए और रिटायरमेंट कॉन्शियस हो जाइए। यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। चलिए, तो अभी हमने जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की फाउंडेशन इस सेगमेंट में तो रख दी है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बच्चे बड़े होने के बाद एक परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि फिलहाल वक्त के साथ जिम्मेदारियां और ज़रूरतें बदलती हैं। इसीलिए क्या होनी चाहिए आपकी जिम्मेदारियां और किस तरह से आप उन्हें निभाएं, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। भारत परिवार दिवस पर हम आपको बता रहे हैं कि एक परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं सुमित वैद्य। सुमित, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो है नए दंपति की प्लानिंग कर ली, उनकी लाइफ की प्लानिंग की शुरुआत कैसे होनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मिडिल एज कपल पर।
बच्चे होने के बाद जाहिर तौर पे आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ बढ़ जाती हैं और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपनी जॉब छोड़ देती हैं क्योंकि बच्चों की देख रेख में उन्हें ज़्यादा समय लगता है, टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे में आप ये समझाइए कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को किस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाए और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की जानी चाहिए। आप उस स्टेज की बात कर रहे हैं जिसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग पैरालांस में बोलते हैं कि हनीमून खत्म। अब आपका हनीमून खत्म, एक्चुअल लाइफ में आइए आप, और जैसे ही बच्चे होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए और जो हम भूल जाते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं। बिकॉज बच्चों के साथ आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों के एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम लेवल कम हो गई है, बिकॉज जैसे कि आपने बोला कई केसेस में जो दूसरा अर्निंग मेंबर है उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल कई बार मेडिकल एक्सपेंसेस जो मदर के होते हैं पोस्ट डिलीवरी थोड़े टाइम तक रहते हैं। कई बार डिलीवरी के लिए आपको कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने प्लान नहीं करे होते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट साल, 1.5 साल, 2 साल का रहता है। इसलिए एक एक्सपेंस पे ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, सेविंग्स का मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम आपके हाथ में नहीं है, एक्सपेंसेस आपके हाथ में है। अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो अच्छा सुखी फाइनेंशियल जीवन जी पाएंगे आप। सो अब जैसे ही बच्चे हुए, एक्सपेंसेस बढ़े, हमें आर्टिकुलेट करना पड़ेगा अपने बजट्स को। हमें आर्टिकुलेट करना पड़ेगा क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे जैसे शहर में एक लॉन्ड्री का बजट होता है। हमने ऐसे घर देखे हैं जिनके महीने का लॉन्ड्री बजट 10,000 से ऊपर का है। अब आपको कोशिश करके अपने आप से ये पूछना है कि ये लॉन्ड्री आप बाहर करें या खुद कर लें, बिकॉज 10,000 काफी हैं आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। इस तरह के प्रश्न हैं जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे और आर्टिकुलेट करना पड़ेगा आने वाली जिंदगी के बारे में। तो अपने खर्चों पर तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन इस स्टेज में जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई होती है वो बहुत जरूरी होती है, उसके लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है, तो वो कैसे की जाए? जो बच्चों की एजुकेशन होती है उनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्कूलिंग, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, फिर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज बोलते हैं, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड ग्रेजुएट स्टडीज एंड पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। नाउ यहाँ पे आपको अपने ड्रीम्स को थोड़ा लगाम में रखना पड़ेगा। ऑफ लेट देखा जा रहा है कि बॉम्बे जैसे शहर में और दिल्ली बड़े बड़े शहरों में IB स्कूल निकल के आ रहे हैं, या ऐसे प्राइवेट स्कूल निकल के आ रहे हैं जिसमें काफ़ी पेरेंट्स एस्पिरेशनल होकर ये कॉल लेते हैं, मैं अपने बच्चों को वो एजुकेशन देना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिली। ये बड़ा इमोशनल सेंटिमेंटल सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर आप कुछ भी बजट बना देते हैं। कई हद तक तो हम ये भी देखते हैं कि लोग अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल के बच्चों की स्कूलिंग में डाल रहे हैं, बहुत गलत है। आप डोनेशन बड़ी बड़ी डाल रहे हैं। आप जब भी देखिए, एक एजुकेशन आपके लिए एक ड्रेन नहीं बनना चाहिए, आपके लिए एक नेगेटिव एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए, एक पॉजिटिव एक्सपेंस बनना चाहिए। तो इसलिए अपनी एस्पिरेशंस को लगाम में रखिए, अपना बजट बनाइए कि आप कितना बजट लगा सकते हैं, और उसके बाद मेन जो उनकी सीनियर एजुकेशन है उसके लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जैसे कि ग्रेजुएशन कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितना करना चाहिए, उस पर सोचिए। एक और ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कविता, ऑफ लेट जब हम फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन रहा है हिंदुस्तान में, एक फैशनेबल ट्रेंड बन रहा है, जिससे मुझे काफ़ी डर लग रहा है, बिकॉज इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। एंड बाय द वे, अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आप तकरीबन जब बच्चा स्कूल में जाता है तभी से करनी शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है उसके बाद। बिल्कुल। तो एजुकेशन प्लानिंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो वो किस तरह के हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन का गोल बनाइए। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चे की स्किल को देखते हुए, उसका इंटरेस्ट को देखते हुए लगता है कि वो साइंसेज में जाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो डॉक्टर बनेगा, लगता है कि उसका स्किल, अगर आप साइंसेज के लिए जाएगा तो ये देखिए कि आज के टाइम पे इंजीनियरिंग कोर्स का खर्चा कितना है। मेरा मानना है कि थंब रूल 10 लाख रुपए आज के टाइम पे ले लीजिए। अगर आज से 10 साल बाद आपका बच्चा तैयार है इंजीनियरिंग कॉलेज के जाने के लिए, आपको आज की कॉस्ट 10 लाख के हिसाब से लेके उसमें इन्फ्लेशन जोड़नी पड़ेगी। 10 साल में ऑलमोस्ट वो 25 से 30 लाख रुपए हो जाएगा। अब आपको 25 से 30 लाख अगले 10 साल में जमा करने हैं। ये गोल लॉन्ग टर्म है। इसके अंदर आप इक्विटी पोर्टफोलियो 70-75% रख सकते हैं, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो 20% to 25% रख सकते हैं, 5 से 10% गोल्ड। जैसे ही आपने ये डिसाइड किया, एसेट एलोकेशन किया है, इसमें म्यूचुअल फंड्स डालिए। जैसे मैंने आपको पहले एक नाम बताया, ICICI प्रूडेंशियल के बहुत अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, फोकस ब्लू चिप, जो कि एक लार्ज कैप इक्विटीज में फोकस पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड एक वैल्यू फंड है, इसको चूज कर सकते हैं। उसी तरह से उनका एक फिक्स्ड इनकम फंड है जो कि इनकम फंड है, जो डेट जैसा रिटर्न देता है, और आप इसको एसेट एलोकेशन कर सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप और डायनेमिक डेट के अंदर और इनकम फंड के अंदर, और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
हर महीने रेगुलरली सेव करना, और आपको एंड गोल पता होना चाहिए कि एंड में मुझे इतना पैसा चाहिए, उसको हर साल पे ट्रैक कीजिए। तो यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। सुमित, एक और चीज, कई बार ऐसा होता है कि लोग कई पॉलिसीज में जो है पैसे डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट समझकर, तो अब इस स्टेज में उन पॉलिसीज का क्या करना चाहिए? ओके, कई लोग LIC की पॉलिसी से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें। जब तक आपकी मेन इंश्योरेंस पूरी है, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, अगर आपका कवर फैमिली के लिए पूरा है, आप ये बोल सकते हैं कि मुझे LIC की एंडोमेंट प्लान पे भरोसा है, मैं 6 से 7% का इंडिकेटिव रिटर्न है उससे खुश हूं, और उसको लेके प्लान करके आप चल सकते हैं। मगर आप इस बात को समझिए कि अगर आपका रिटर्न 6 से 7% है और आपको अगर 25 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तो आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यूजुअली हम देखते हैं लोग ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को राजी होते हैं, इसलिए उनको एसेट एलोकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना गोल्ड में। और इक्विटी में मेरा सजेशन ये रहेगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लीजिए, जैसे हमने आपको ICICI प्रूडेंशियल के बताए, HDFC के अच्छे फंड है, DSP BlackRock के फंड है, ICICI प्रूडेंशियल, डिस्कवरी, डायनेमिक के अच्छे फंड है। एंडोमेंट लीजिए, मगर फिक्स्ड इनकम के अंदर लीजिए, डेट प्रोडक्ट के अंदर लीजिए, सिर्फ लॉपसाइडेड होकर मत लीजिए, बट ईच टू हिज ओन। काफी लोगों को उससे ही कंफर्टेबल है, कहते हैं सरकारी कंपनी है, हमारा विश्वास है, हम बड़े हुए हैं, हमारी एजुकेशन माँ बाप ने ऐसे करी, आप उसको कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? अब बच्चों के लिए किस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए? साथ ही आपके जो पेरेंट्स हैं जो आपके साथ रहते हैं, उनको भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा, सिक्योर करना होगा, तो किस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको खरीदनी चाहिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम यूजुअली देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, जो सैलरीड सेगमेंट के हमारे दर्शक हैं, उनके साथ क्या होता है कि जो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है वो ही सिर्फ इंश्योरेंस रखते हैं, जो कि एडिक्वेट नहीं होती है। कई बार वो एक 5 लाख का कवर है जो पूरी आपकी फैमिली के लिए है, वो भी एडिक्वेट नहीं होता। आपको एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, और उस हेल्थ इंश्योरेंस में एडिक्वेट बच्चों के लिए भी चाहिए, बेशक कम चाहिए मगर चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको आप नहीं दे सकते हैं। और अगर आपके ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं, बिफोर आप अपने बारे में प्लान करें, उनके बारे में प्लान करें, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपेंस आएगा और वो आपकी सेविंग से निकलेगा। हमने ऐसे केसेस देखे हैं कविता, कि जो आपने बच्चों के एजुकेशन का फंड रखा हुआ है, सडनली आपके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, उनका बाईपास कराना पड़ा, सो ये जो एजुकेशन का फंड है वो बाईपास फंड बन गया। आपके सपने पूरे एक डायरेक्शन में निकल जाते हैं। इसलिए ये सब चीजों को सोचना, सही प्रोडक्ट को लेना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अगर आप पॉलिसीज के बारे में बता सके, रेकमेंड कर सके? बजाज अलियांस की हेल्थ कार्ड पॉलिसीज हैं, काफी अच्छी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पॉलिसीज हैं। उसी तरह से अपोलो म्यूनिक भी एक अच्छी कंपनी है जिनके हेल्थ इंश्योरेंस की अच्छे पॉलिसीज हैं, बट आप कस्टमाइज कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में यूजुअली मैं देखता हूं कि इंडियंस की एक आदत है कि ज्यादा कंजूसी दिखाते हैं हम। 5 लाख की जगह 3 लाख की लेंगे, उनका कहना होता है होगा थोड़ी, जिस दिन होता है सब बराबर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो हमने मिडिल एज कपल की बात कर ली है, लेकिन रिटायर्ड लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए और इस पर क्या टिप्स देते हैं सुमित वैद्य, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद। भारत परिवार दिवस पर हम आपको बता रहे हैं कि एक परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं सुमित वैद्य। सुमित, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की उन लोगों की जिनके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं, लेकिन अब बात करते हैं रिटायर्ड लोगों की। रिटायरमेंट के बाद इनकम एक तरह से बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन आपको बीमारियाँ पकड़ लेती हैं, तो ऐसे में अपने मेडिकल खर्चों को आप किस तरह संभालें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि रिटायरमेंट इतनी स्केरी स्टेज नहीं है, उसके बारे में ऐसे सोचे नहीं। और यूजुअली इंडिया में देखा गया कि लोग ऐसे ही सोचते हैं कि रिटायरमेंट मतलब जिंदगी का एंड। नहीं, रिटायरमेंट वो स्टेज है जब आपको सबसे ज्यादा मजे करने चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चुकी है, नौकरी नहीं है, बैक टू यूथ है, ठीक है। मगर रिटायरमेंट के अंदर आपको अपने मेडिकल के बारे में ध्यान रखना है। नो, ये जो ध्यान रखना है, आपको ये रखना है कि मेरे पास एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं, और कितने समय तक के लिए है। आपने कहीं मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी ली है जो 70 या 75 साल की उम्र तक ही आपके साथ रहेगी, अगर वो केस है तो उसके बाद के लिए आपने सोचा है आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, कहाँ पे आपने साइड में रखा है। तो एक लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर गोल बनाइए। अपनी हिस्ट्री में जाके देखिए आसपास आपके माता पिता भाई बहन किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आई हैं, उसके लिए कितना पैसा चाहिए और साइड में रख दीजिए। मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने लॉन्ग टर्म मेडिकल गोल बना के साइड में रख दिया और कहा कि कुछ भी ऐसी कुछ इमरजेंसी हुई जो मेरे इंश्योरेंस है या नहीं है, कवर नहीं, मेरा वैसे एक पैसा है, एक बहुत ही सुकून की जिंदगी बीतती है। बिकॉज सबसे बड़ा कंसर्न लोगों को ये होता है कि कल अगर मेरे को कुछ हो गया बुढ़ापे में और मुझे कोई देखने वाला नहीं है तो मेरा क्या होगा। ये एक बहुत जेन्युइन फियर है। इसलिए लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर गोल बना के
म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड्स या डेट फंड में पैसा डालिए। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इनकम फंड है, उनका एक लिक्विड फंड है, इसके अंदर आप पैसा डालिए और इस गोल को प्लान कीजिए। जी, अब इस स्टेज में किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी हो तो वो कैसे काम आ सकती है? प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से काम आ सकती है, बिकॉज प्रॉपर्टी आजकल आपके लड़के की तरह है बिल्कुल, यू नो। रिवर्स मॉर्टगेज कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को आप, और उस प्रॉपर्टी से जिस तरह से आपने बैंक को ईएमआई दी थी, रिवर्स मॉर्टगेज में बैंक आपको ईएमआई देता है और आपको कहता है कि जब तक आप जीवित रहेंगे ये प्रॉपर्टी आपको महीने का कुछ ना कुछ देती रहेगी, और आपके बाद जितना भी पैसा बचेगा वो आपके हम लीगल हेयर्स को दे देंगे, ताकि उस घर को आप एक कमाने वाले पुत्र की तरह यूज कर सकें। तो ये अपना में बहुत अच्छी चीज है, रिवर्स मॉर्टगेज जरूर करना चाहिए। और प्रॉपर्टी के मामले में इमोशनल नहीं होना चाहिए कि ये जो मेरी वसीयत है या मेरी जायदाद है, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे पोतों को, मेरे सबसे पहले अपना जिंदगी अच्छी तरह से बताइए, अच्छे मेडिकल फिट होकर बताइए और रिवर्स मॉर्टगेज को यूज कीजिए। वसीयत या विल, उसकी कितनी अहमियत है, वो कितनी जरूरी है? हमारा एक जोक है फाइनेंशियल प्लानिंग में, हर बेटों को हम ये बोलते हैं कि अपने पिताजी को बोलिए फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर विल लिखने के लिए, मगर उनसे आप 5-6 फीट दूर खड़े हुए, नहीं तो आपको थप्पड़ पड़ेगा। एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है ये फैमिलीज के अंदर हिंदुस्तान में, कि जब भी कोई बेटा या कोई फैमिली मेंबर अपने पिताजी या माताजी से पूछता है कि विल की, तो उनको लगता है कि उनकी जायदाद के पीछे। गलत है बात। हर फैमिली को चाहिए, हर फैमिली को एक डॉक्यूमेंट चाहिए। और रिटायरमेंट से छोड़िए, मेरा मानना है जिस दिन आप कमाई शुरू करते हैं, आप अपनी विल लिखनी शुरू कर दीजिए। अगर आपको चाहिए, इतना पैसा बैंकों में, इतना पैसा म्यूचुअल फंड में और इंश्योरेंस कंपनी में पड़ा है जो कि अनक्लेम्ड है। अगर आपको चैरिटी करने का इतना ही शौक है, प्लीज मेरे नाम पे लिख दीजिए पैसा, मगर विल जरूर लिखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्मूथ ट्रांजिशन करने के लिए। बिल्कुल। वेल्थ का जितनी मेहनत करके आपने पैसे कमाए हैं, उसको अच्छी तरह से अच्छी रूप पे लगाइए। सेंसिटिव टॉपिक है, मगर इसमें से डरने की बात नहीं है कोई। एक बहुत ही अच्छी चीज है एक फैमिली के लिए विल होना। सो आज ही लिखिए, रिटायरमेंट तक वेट मत कीजिए विल लिखने के लिए। बिल्कुल। तो इसी चर्चा को आप खत्म करते हैं और दर्शकों से बस यही कहेंगे कि उम्मीद करते हैं कि आपने ये चर्चा बहुत ही ध्यान से सुनी हो और अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आप दुरुस्त करें। इसी के साथ सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर चर्चा में जुड़ने के लिए। और मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।